हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज कंचन। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको नर्सिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाली हूँ। मुझे अभी लास्ट मंथ ही 1 साल कंप्लीट हुआ है एम्स भोपाल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस और उसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए कि ये एक सेंट्रल लेवल जॉब है। आप एक अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करके नर्सिंग ऑफ़िसर बनते हैं और आप एम्स में एक बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम करने का आपको मौका मिलता है। पहला एडवांटेज तो यही है आप लोगों के लिए और हमारे लिए। सेकंड एडवांटेज है वो है सैलरी। एम्स नर्सिंग ऑफ़िसर की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 70,000 टू 80,000 होती है। वो वेरी करती है एम्स टू एम्स, क्योंकि बेसिक पेमेंट जो होता है वो सबका सेम होता है, बस एचआरए में जो होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे दिल्ली का सबसे ज़्यादा एचआरए होता है, तो इसीलिए जो सैलरी होती है वो वेरी करती है 70,000 टू 80,000। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारी ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स में हमारी 3 टाइप की शिफ्ट लगती हैं हमारी बेसिकली नर्सिंग में। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो सुबह 8 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक होती है। इवनिंग शिफ्ट जो होती है वो 2 से शाम के 8 बजे तक। देन नाइट शिफ्ट जो होती है वो शाम के 8 से सुबह के 8 बजे तक होती है। मंथली जो नाइट ड्यूटीज़ होती है वो टोटल 6 होती हैं। ये है हमारा थर्ड एडवांटेज, क्योंकि अगर हमें कुछ काम है इवनिंग के टाइम पे तो हम मॉर्निंग ड्यूटी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ काम है मॉर्निंग के टाइम पे तो हम इवनिंग ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे और जॉब्स में होता है कि उनका एक फिक्स्ड होता है 9 टू 5 जो ड्यूटी रहती है, फिर वो सुबह के भी नहीं रह पाते, इवनिंग के भी नहीं रह पाते। तो हमारे पास एक ये फ़ायदा है कि अगर हमें कुछ काम सुबह का है तो हम इवनिंग ड्यूटी कर सकते हैं, हमें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है उस दिन के लिए। और अगर कुछ काम इवनिंग का है तो उस टाइम हम मॉर्निंग ड्यूटी कर लेते हैं। फोर्थ एडवांटेज है हमारी लीव्स। सबसे पहले बात करेंगे हमारी मंथली लीव्स की। हमें मंथली 8 ऑफ मिलते हैं, जो कि ऐसे फिक्स नहीं होते ऑफ कि हमें सैटरडे और संडे ही ऑफ मिलेगा। लेकिन हम डिमांड डाल सकते हैं महीने के। हमारा जैसे महीना खत्म होता है तो हमें एक हमारे इंचार्ज हमें बोलते हैं कि अपनी डिमांड जो है आपकी नेक्स्ट मंथ की वो डाल दीजिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमें जिस दिन हमें काम होगा उस दिन का हम पर्टिकुलर डे का ऑफ डाल देंगे कि सर हमें इस दिन ऑफ है, हमें होल डे लीव चाहिए, तो हमें उस दिन ऑफ मिल जाएगा। बाकी स्टाफ के अकॉर्डिंग और रोस्टर के अकॉर्डिंग जो हमारे इंचार्ज होते हैं वो हमारा ऑफ डिसाइड करते हैं खुद ही। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयरली लीव, हमें साल में टोटल 8 सीएल मिलती हैं यानी कि कैजुअल लीव, और 30 हमें ईएल मिलती हैं यानी कि अर्न लीव, और 2 हमें आरएच मिलते हैं यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। देन उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मेडिकल लीव मिलती हैं जो कि होती हैं 10 से 15। ये हमारी होती हैं टोटल लीव्स। जो कैजुअल लीव होती है हमको वो साल में ख़त्म करनी होती है, क्योंकि अगर हमने नहीं करी 1 साल में 8 लीव ख़त्म तो वो लैप्स हो जाती हैं। हम उसको नेक्स्ट ईयर तक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अर्न लीव का एक फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी ईएल होती है वो हम नेक्स्ट ईयर तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी 30 की 30 ईएल आपने 1 साल में ख़त्म नहीं करी है, अगर 10 बची हैं, जितनी भी ईएल हमारी बचती हैं वो हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो हमारी नेक्स्ट ईयर की ईएल में ऐड हो जाती हैं। और आरएच और सीएल हमको ईयरली ख़त्म करनी होती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव की। मैटरनिटी लीव होती है वो फीमेल्स को मिलती हैं आफ्टर डिलीवरी, और पैटर्निटी लीव होती हैं वो मेल्स को मिलती हैं जब भी उनका बेबी होता है उसके बाद। और मैटरनिटी लीव होती है वो होती है 6 मंथ की, और पैटर्निटी लीव होती है वो होती है 15 डेज़ की। देन उसके बाद से एक सीसीएल होता है चाइल्ड केयर लीव, वो मिलती है फीमेल्स को अपने चाइल्ड की केयर के लिए। अगर लीव लेना चाहें तो वो चाइल्ड केयर लीव मिलती है, वो मिलती है 2 साल की। और उसका जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वो मुझे पता नहीं है, अगर मुझे बाद में पता चलेगा तो मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो इतनी सारी छुट्टियां हमें मिलती हैं नर्सिंग में, जिसका हम भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि मंथली और ईयरली होती हैं। तो नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि अब हमें नर्सिंग ऑफिसर करके बोला जाता है, ना कि सिस्टर और ब्रदर। पहले सिस्टर ब्रदर चलता था, बट अभी नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, जो कि ज़रूरी है, और एक ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। ये भी एक एडवांटेज ही है हमारे लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आपके सपने हैं, आपकी ड्रीम है, आप उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है वो आप खरीद सकते हैं आप अपने लिए। जो आपके सपने होते हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ एक तरीके से यही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि सबके अपने-अपने सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए ये जॉब परफेक्ट है। आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हैं। ये थे एडवांटेजेस जो मैंने अभी तक बताए नर्सिंग ऑफिसर बनने के। कुछ और भी होंगे जो मैंने लिस्ट में मेंशन नहीं किए हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो नाइट ड्यूटी लगती है
नाइट ड्यूटी चाहे आपकी नाइट ड्यूटी हेक्टिक हो, चाहे आपकी नाइट ड्यूटी हेक्टिक ना हो, कुछ भी हो, मतलब सिंपल नाइट ड्यूटी भी चल रही है अगर आपकी, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ना लाइफ़स्टाइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंज होता है। क्योंकि आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। सब कुछ आपकी लाइफ हैबिट्स जो होती हैं वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी क्या जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मेनली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और किसी को इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा-सा हमें पता नहीं रहता। हमें ये पता रहता है कि हम हमारी नाइट ड्यूटी भी लगेगी। नाइट ड्यूटी के बाद आपको ये सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैं एम्स पटना में थी, तब वहाँ पे मैं जनरल शिफ्ट करती थी, तो मेरी कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं लगी थी। मेरी फर्स्ट टाइम मैं नाइट शिफ्ट मैंने यहीं आके करी, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी 6 की 6 नाइट ड्यूटी एक साथ लग रही है। 6 की 6 नाइट ड्यूटी भी कोई एक साथ नहीं झेल पाता है। तो जो हमारे इंचार्ज होते हैं वो 3-3 करके अलग-अलग शिफ्ट में हमारी नाइट ड्यूटी लगाते हैं। तो जैसे ही एक नाइट ड्यूटी खत्म होती है, आप उससे रिकवर ही कर रहे होते हैं, तो आपकी सेकंड नाइट ड्यूटी लग जाती है, जो सेकंड 3-3 स्लॉट वाली होती है। तो आप जैसे रिकवर करते हो तो फिर से नाइट ड्यूटी लग जाती है, फिर उसके बाद आप वापस से सेम फेज़ में आ जाते हैं। तो ऐसा है कि आपकी जो थोड़ा-सा आपको हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसमें नाइट ड्यूटी की वजह से ना काफ़ी लोगों का वेट लॉस भी हो जाता है, किसी का वेट गेन भी हो जाता है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद वो कोई बताएगा नहीं, इस वजह से मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपकी अगर ड्यूटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रही है, 6 घंटे की जैसे ड्यूटी मैंने आपको बोला है कि हमें 6-6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, ये एक एडवांटेज है। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटे जा रहे हैं तो आप बहुत आराम से रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। 6 घंटे में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 1 मिनट का टाइम नहीं होता कि आप पानी पी सको अपने लिए। तो ये है ना, बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, उसके बाद आप इतने थक जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो ये है कि आप थोड़ा-सा ना सोशल लाइफ से थोड़ा-सा हट जाते हो। मतलब कि आप अपने आपका एक तो फ्रेंड सर्कल जो होता है वो आप उससे दूर हो जाते हो, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग शिफ्ट चल रही होती है, तो आप लोग मिल नहीं पाते। फिर दूसरी चीज़ उससे क्या होती है कि आप इतना काम करके आते हो, आप थक जाते हो, फिर आप जानो और आपका बिस्तर जाने, आप इस तरीके से थक जाते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपकी ड्यूटी हेक्टिक ही जाए, कभी-कभी बहुत रिलैक्स भी जाती है कि कुछ काम ही नहीं है। इससे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको अपनी डाइट पे, आपकी हेल्थ पे ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर सको कि चाहे आप 6 घंटे की करो, चाहे आप 12 घंटे की ड्यूटी करो, आप खुद पे मतलब स्ट्रॉन्ग हो। अंदर से स्ट्रॉन्ग हो कि आप थको ना, ठीक है? अगला डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि होली है, दिवाली है, फिर कोई भी फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, तो इन सब में ऐसा होता है कि आप सबको छुट्टी नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर सारे छुट्टी में चले जाएँगे तो काम कौन करेगा? और तो इसमें एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि आप सब सारे फंक्शंस अपने फैमिली के अटेंड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आप एक फंक्शन में आप जा रहे हो तो अगले को भी मौका मिलना चाहिए अपनी फैमिली फंक्शन अटेंड करने का। तो अगर आपको जैसे होली में मिली है तो आपको उस टाइम पे दिवाली में नहीं मिलेगी। अगर आपने होली राखी में नहीं ली है तो आपको दिवाली में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप हर फंक्शन अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते। आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये भी एक डिसएडवांटेज है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, कि आप मतलब सारे फेस्टिवल अटेंड नहीं कर सकते अपनी फैमिली के साथ। और जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर, कि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की जॉब है। अगर आपके वार्ड में, आपके आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट हुआ है और उसके कोई भी वायरल मार्कर यानी कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी अगर उसकी रिपोर्ट नहीं है, गलती से भी अगर आपको उसका कुछ प्रिक विक हो गया है, अगर छोटी सी नडल तक प्रिक हो गई है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में आ सकती है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो। तो ये इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके अपना काम करना पड़ेगा। वायरल मार्कर ज़रूरी नहीं है, सबके होते हैं। किसी-किसी की जिसकी नीड होती है, सब उसी के वायरल मार्कर करते हैं। तो इसलिए सबके साथ एज़ अ प्रिकॉशन ही काम करना है। और क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की जॉब है। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर अभी आप फ्रेशर हो एकदम, आपने कभी क्लिनिकल फील्ड में काम नहीं किया है, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो और एम्पैथेटिक हो पेशेंट से रिलेटेड, कि अगर कुछ भी पेन उसको हो रहा है या फिर आप ब्लड नहीं देख पाते हो, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है सबके साथ, और कोई प्रोसीजर हो रहा है, आप उसको उसमें आपको ऐसा लगता है अरे यार इसको कितना दर्द हो रहा होगा, इस तरीके से अगर आप इस तरीके के हो, तो
आपको थोड़ा मतलब इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि स्टार्टिंग में मैं खुद ही ऐसी थी। मैं जब स्टूडेंट टाइम पे थी तब की बात है, मतलब तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं पता नहीं कौन से तो प्रोफेशन में आ गई, मैं तो बनी नहीं नर्सिंग के लिए, मैंने तो गलत ही प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। क्योंकि मुझे ब्लड देखना, किसी को पेन में देखना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता था अरे यार मैं तो गलत जगह ही फंस गई हूँ। बट लेकिन ऐसा होता है धीरे 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 आप उससे अडप्ट होते जाते हैं, और फिर वो चीज़ें आपको मतलब नॉर्मल लगने लगती हैं कि ठीक है कि अभी हो रहा है तो ये ठीक भी हो जाएगा। तो एक चीज़ ये है। बट अगर आप इतनी ज़्यादा इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो किसी-किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉर्चरस और ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है किसी-किसी के लिए। जैसे किसी की डेथ हो गई है, अगर आपने कभी किसी की डेथ नहीं देखी और डेथ हो गई है, तो आप उस चीज़ से भी रिकवर नहीं कर कर पाते कि कल तक तो ये पेशेंट सही था, आज कैसे हो गया, सडनली ऐसे कैसे हो गया। तो आप खुद ही डिनायल स्टेज में रह जाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें फेस करी हुई हैं मेरी भी और मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स की भी। तो इसीलिए इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखना कि बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ गंदा भी होता है। ठीक है? तो अगर आप ये सब चीज़ें, मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो सकें फ्यूचर के लिए। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है, आपने पढ़ा ही होगा फंडामेंटल में हमारे माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें ना एक्चुअल लाइफ़ में जैसे हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ये एक्चुअल लाइफ़ में भी कभी-कभी हो जाती है। अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी, आपके लिए कुछ एक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट कैसा है, आपके एचओडी कैसे हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल का क्राइटेरिया कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन सेम सेम होती है। जैसे गलती से आपने कोई मेडिसिन किसी और को लगा दी, ऐसे कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है कभी कभी इस चीज़ में कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपकी फैमिली कुछ इशू चल रहा है, इस वजह से आपने, कोई विलिंगली नहीं करता है ये सब चीज़ें, ये गलती से ही होती हैं। तो अगर इस पे आप ये एक्सक्यूजेस देते हो कि मैं परेशान थी या फिर मैं परेशान था, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं। ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज है। हमारी जो साइन है, एक-एक साइन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इस दिन इसमें साइन किए हैं, आपके नोट्स में जो साइन है, आपने जो मेडिसिन दी है उसमें जो साइन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है, बट मैंने बस सुना ही है मैंने भी। तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ ये सब चीज़ें कि अगर ऐसा सिनेरियो कभी बैठता है तो उसमें काफ़ी लीगल, ये बहुत मेडिको लीगल केस बन जाता है। नेग्लिजेंसी ये हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में एक्सेप्टेड नहीं होती हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज ऐसा भी है जो शायद कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में, और इंटरनली सबको पता रहता है। मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हमें पहले नर्सिंग ऑफिसर तो अब बोलने लगे हैं पिछले 4-5 साल से, बट पहले क्या था, यहाँ सिस्टर ब्रदर बोलते थे। पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको पेशेंट या फिर पेशेंट के अटेंडर भी आपको ऐसे बोलें कि नर्सिंग ऑफिसर प्लीज़ आ जाइए, या फिर मैम आ जाइए, ठीक है? वो लोगों की मेंटालिटी अभी भी ऐसी है, क्योंकि जो लोग मतलब मैं ऐसे किसी को ऐसा नहीं बोल रही कि यार वो लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर वो लोग किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये बात नहीं कह रही मैं ये, क्योंकि ये हमारी इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है। ये किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी स्टेट की बात नहीं कर रही मैं, ये पूरी इंडिया की ही ऐसी बात है कि नर्सिंग प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड। इसको कोई भी ये नहीं समझता कि ये लोग क्या ही करते हैं। सबको यही लगता है ये लोग क्या ही करते हैं, बट हमें खुद को पता है हम क्या करते हैं। ठीक है? नर्सिंग ऑफिसर एक प्रोफेशनल जॉब है। इसमें जो एक सिस्टर और एक ब्रदर ये जो वर्ड है, ये प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। इसीलिए हमें नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, ये एक प्रोफेशनल वर्ड है। क्योंकि दूसरी बात ये कि हम ये हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम नर्सिंग ऑफिसर हैं। मैम या सर बोलना एक्सेप्ट नहीं करता कि हम इनको मैम या सर बोलें, क्योंकि हम तो सिस्टर हैं, हम तो दीदी हैं। हमको दीदी और भैया बोलना एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमें कोई मैम बोलना और सर बोलना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये चीज़ कि ये कहाँ से मैम और सर हो गए, इनका क्या काम है। ठीक है? मतलब अगर डॉक्टर आते हैं तो ये उनको अच्छे से बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर और नर्सिंग में हम ऐसा कुछ भेदभाव है, वो हैं सर कहने लायक क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। बट हमने भी मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है ना कि हम 24/7 आवर्स कह सकते हैं, 24/7 हम पेशेंट केयर करते हैं। उनकी मेडिसिन से लेके उनका हर चीज़ का ध्यान रखना होता है।
उसके बाद भी आपको ऐसा क्रिटिसिज्म कह सकती हूँ या फिर इस वर्ड को मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत गंदा फ़ील होता है कि आपने इतनी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, इतने घंटे आपने पढ़ाई करी है, आपकी रातों की नींद खराब हुई है इस आपकी ड्रीम जॉब के लिए, और बाद में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है किसी मतलब पेशेंट से या फिर उनके रिलेटिव से। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मतलब कि इतना सारा कुछ मैंने पढ़ाई करी और मुझे कुछ मतलब कि मुझे तो यहाँ पे सिस्टर दीदी टाइप बोला जा रहा है। मतलब कि दीदी और सिस्टर एक वर्ड गंदा नहीं है, मैं मानती हूँ, बट ये प्रोफ़ेशनल वर्ड नहीं है। हम एक मैं एम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम वहाँ काम करते हैं। तो और हमें इस तरीके से वर्ड से बोला बोला जाता है। और दूसरी बात ये इसलिए इतना गंदा लगता है ना, क्योंकि अगर आप आगे से किसी को करेक्ट भी कर लोगे ना कि एक्सक्यूज़ मी मैम, यहाँ पे ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सिस्टर और दीदी नहीं चलता है, आप मैम बोल सकते हैं, और हम नर्सिंग ऑफ़िसर हैं, हमको नर्सिंग ऑफ़िसर बोल सकते हैं। वो एक बार सुन लेंगे, बट लेकिन फिर से वो आपको वही सेम दीदी और सिस्टर जैसे ही वर्ड यूज़ करके एड्रेस करते हैं। तो एक ये चीज़ है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी को कि हम नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो अभी भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है, अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नर्सिंग प्रोफ़ेशन में। एक ये चीज़ है जो आपको भी हर्ट कर सकती है, बट इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि आप एक्सप्लेन ही मत करो। मैं पहले बहुत एक्सप्लेन करती थी, अब मैंने एक्सप्लेन करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि हम हर किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप खुद में कॉन्फिडेंट रहो कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो वो, और आपकी वजह से कोई पेशेंट ठीक होके जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कितनी मेहनत करी है ये आप ही जानते हो और आपके कलीग जानते हैं, क्योंकि वो भी सेम मेहनत करके आए हैं। जैसे हम सारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो हम सारे आपस में इतनी अच्छी यूनिटी बना के रखे हैं। एक मतलब एक वो लेवल होता है ना, उस लेवल तक हमें खुद को लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक ये चीज़ है कि आप लोग भी अगर आप फ्यूचर में ये चीज़ें फेस करो, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती हैं जो हर्ट करती हैं। कोई कहता नहीं है, बट करती हैं, हर्ट करती हैं। तो ये रहे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। मेरे लिए तो यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो मुझे लगे, मतलब जहाँ तक मैंने फील किए हैं वो हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता है, अगर आपने कहीं और जॉब किया है या फिर आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, वैसा भी कुछ होता है क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।